सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबों का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। साथ में आप सभी अपनी रिवीजन प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। आप सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सभी एक स्ट्रेटजी के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि अब आपके पास मुश्किल से 20+ डेज आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 4 सितंबर को है। ठीक है, और बहुत जल्दी आप लोगों की सिटी इंटीमेशन आ जाएगी। उम्मीद है बहुत जल्दी सिटी इंटीमेशन भी आ जाए, तो यूं मान के चलिए कि आप लोगों का एग्जाम जल्दी होगा। बट अगेन द पॉइंट इज हाउ मच यू आर डेडिकेटिंग योरसेल्फ, आप कितना अपने आप को इस चीज के लिए लगा रहे हैं और खुद पे विश्वास रख रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आर यू ऑल रेडी? कैन वी स्टार्ट एवरीवन? इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, आप सभी पढ़ कर आए हैं? हैव यू ऑल डन? बिकॉज आज हमने 12 बजे कहा था कि आप सभी पढ़ के आइएगा। अनाउंसमेंट मैंने जानबूझकर पहले कर दी थी। चलिए गुड। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, प्लीज रीड इट केयरफुली। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड ट्राई टू गिव योर आंसर। क्या होगा आंसर इसका? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए वेरी गुड, आप सभी एक साथ आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड। चलिए इसको तो पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो साइन किया गया था, ये साइन हुआ था 28 जून 1919 में। लेकिन तो आप लोगों को पता है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन किया गया था। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। इसमें खासतौर पे ये देखा गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का गिनती कौन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भरपाई किससे की जाए, और वो भरपाई करने वाला कौन सा कंट्री था, किस कंट्री से सब कुछ वसूला गया था। भैया सब कुछ के मतलब सब कुछ का दोष एक कंट्री के ऊपर दे दिया गया था, एंड दैट इज जर्मनी। राइट। तो ये जो था वो जर्मनी और एलाइड पावर के बीच में साइन किया गया था। बिल्कुल ये करेक्ट है। अब स्टेटमेंट नंबर सी है, इटली वॉज पार्ट ऑफ एलाइड ग्रुप। बिल्कुल ये सही है। एलाइड पावर जो था उसका इटली एक पार्ट था, और इससे क्या हुआ, बाद में लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरह से आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 विल बी आंसर। यहाँ पे सी लिखा हुआ है, आप लोग इसको कट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो 4 कंट्रीज थे एलाइड पावर है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूएसए। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूएसए, ये 4 कंट्री जो है आपके एलाइड ग्रुप के पार्ट है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसा आता है कि जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो होता है वो 2 ग्रुप के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें से एक ग्रुप था आपका एलाइड ग्रुप और एक ग्रुप था आपका एक्सिस ग्रुप। आप लोगों को याद होगा, है ना, जिसमें इसे हिंदी में कहा जाता था मित्र राष्ट्र और इसे कहा जाता था दूरी राष्ट्र। ये हिंदी में इसका नाम है दूरी, इसका नाम है मित्र। अब ये जो मित्र राष्ट्र थे इसमें कौन कौन था सर? तो इसमें ब्रिटेन, इसमें आपका रसिया, इसमें यूएसए। ठीक है, फिर इसमें आपका और कौन सा कंट्री था? पोलैंड, यू कैन से। इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जर्मनी, इज इट जर्मनी। इसमें आपको देखने को मिलेगा इटली और जापान। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जर्मनी, इटली और जापान। ये जो कंट्रीज थे, हाँ एक छूट रहा था, वो है फ्रांस। थैंक यू, मुझे याद नहीं आ रहा था एग्जैक्टली। सो दीज आर 4 वेयर पार्ट ऑफ एलाइड, और यहाँ पे आपको एक्सिस मिलेगा जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एलाइड ग्रुप था उसमें ये 4 कंट्रीज शामिल थे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और यूएसए। ठीक है, ओके फाइन।
तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे देखिए ट्रीटी ऑफ वर्साइस जो था ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइस के बाद ही आपको देखने को मिलता है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, 14 पॉइंट प्रोग्राम, मतलब उसी समय उन्होंने 14 पॉइंट प्रोग्राम को रिलीज किया। और वो किसने दिए, कौन दिए थे? वो वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन क्या करते हैं, 14 पॉइंट फॉर्मूला, 14 सूत्रीय कार्यक्रम देते हैं, जिसमें ये बात रखी जाती है, एक पॉइंट ये होता है कि एक लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। एक लीग ऑफ नेशन की एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, ये उसमें एक पॉइंट होता है। सो द ट्रीटी ऑफ वर्साइज इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्मिस्टिक ट्रीटीज इन हिस्ट्री। द ट्रीटी इज सो कॉल्ड वॉर गिल्ट। याद रखिएगा, इस ट्रीटी को वॉर गिल्ट कहा जाता है। वॉर गिल्ट क्यों कहा जाता है, ये थोड़ी देर पहले हमने बताया कि चूंकि इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसकी गिल्टी, उसके दोषी, मतलब उस किसके कारण से हुआ, किसकी गलती से हुआ, ये खोजने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो भी टेरिटरीज का लॉस हुआ था, मिलिट्री फोर्सेस का जो लॉस हुआ था, वो भरपाई करने की जो काम है वो अलाइड पावर जर्मनी से करवाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों को बाकी है बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे पढ़िए। Which statement is correct? A, B, C, D. Come on, first. A, B, C या D? क्या होगा आंसर? ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सर दोनों सही होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब मैं बात किन की मानूं? ओके, मैक्सिमम आप सभी बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए। श्रद्धा इज टेलिंग ऑप्शन नंबर सी। ओके फाइन। साधना, विचित्रा, सुकांति, शिवा, रंजीता, सुधांशु, सोनाली, भाग्यश्री, सरोज, अर्पिता, कार्तिक एंड दीक्षा, उपासना, सब लोग बता रहे हैं ए। कादम्बनी ए, श्रीशैल ए। अब देखिए ट्रीटी ऑफ सर्व 1920 में होता है, ये तो बिल्कुल सही है, और इसमें एलाइस ग्रुप और टर्की के बीच में होता है। अब देखिए कॉमन सेंस यूज कीजिए, क्या टर्की और एलाइस ग्रुप में अगर बीच में हुआ तो क्या टर्की रोमन एम्पायर का पार्ट था? टर्की खुद को किसका मसीहा मानता था? मैं सबसे सुप्रीम हूं, एमंग हुम? ऑटोमन एम्पायर। ऐसे ये ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन एम्पायर। तो यहाँ पे जो लिक्विडेट करने की बात है वो किस एम्पायर को लिक्विडेट किया गया होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद? दिस वाज ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए ध्यान रखिएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। स्टेटमेंट ए इज ओनली करेक्ट। मतलब यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखिए आप सभी बोल रहे थे ए ए ए ए, मतलब स्टेटमेंट ए सिर्फ सही है, और अगर ऑप्शन के रूप में चला जाए तो ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली, मैं भी थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिया, मेरे ध्यान में नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, द पॉइंट इज आप सभी को आंसर पता होगा। आप सभी को आंसर क्लियर हो गया? ये इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सभी को क्लियर हो गया? चलिए गुड। अब यहाँ पे देख लीजिए ट्रीटी ऑफ सर्व जो है ये 1920 में साइन होता है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, जिसमें अलाइड पावर और ओटोमन एम्पायर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जो टर्की था उसके बीच में हुआ था, याद रखिएगा। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट, आज जो आपको देखने को मिलता है अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, आपको जो आज देखने को मिलता है ये जो अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है पैलेस्टीन को लेकर, वो इसी ट्रीटी के बाद आया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आपको देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ सर्व के 3 साल बाद 1923 ईस्वी में एक दूसरा ट्रीटी होता है, ट्रीटी ऑफ लॉसेन, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, टर्की को एक देश के रूप में, एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। नंबर एवरीवन, चलिए वेरी गुड, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ ट्रीटीज की बात कर लेते हैं जो
मुझे लग रहा है यहाँ पे पूछना इंपॉर्टेंट है, तो क्या मैं पूछूं? तैयार है आप सभी? तो बताइए। दो काइंड पीटीबीटी कब होता है? इन विच ईयर पीटीबीटी वाज साइन? पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। कम ऑन, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी कब होता है? 1963. Very good. 1963. Next question is, in which year nuclear non-proliferation treaty NPT was signed? NPT was signed in which year? Very good. This is 1968. अच्छा ये बताइए, ये लागू कब किया गया था? In which year PTBT was came into force? ये लागू कब किया गया था? Very good, very good. Clapping. This was came into effect in the year 1970. 1970 ईस्वी में लागू हुआ था। और वो कौन सा साल था जब एनपीटी को इनडेफिनिट टाइम के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बताया गया कि अनिश्चित काल तक ये लागू रहेगा? वो कौन सा ईयर था? When NPT, the tenure of NPT increased for the lifetime. Anyone? नहीं पता? नो लिख दीजिए। राइट नो, कमन फास्ट। वेरी गुड भाग्यश्री, भाग्यश्री के लिए क्लैपिंग। गुड। दिस वाज इन द ईयर 1995। 1995 ईस्वी में एनपीटी को क्या किया गया था? इनडेफिनिट टाइम के लिए बढ़ा दिया गया था। क्लियर? और वो कौन कौन से कंट्रीज थे जो एनपीटी को साइन नहीं किए थे? What were those countries who never signed NPT? The country are India, पाकिस्तान और इजराइल। याद रहेगा, इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। इंडिया, पाकिस्तान और इजराइल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन में आता है साउथ सुडान, तो क्या साउथ सुडान उसमें बना था? 1968 में साउथ सुडान एग्जिस्टिंग था? नहीं था, इसलिए वो उसने भी साइन नहीं किया। वो 2011 में बना। वेरी गुड, मेंबर बनाया यूएनओ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर साल्ट वन ट्रीटी वाज साइंड? साल्ट वन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 1972। बिटवीन विच कंट्री? ये कौन कौन से कंट्री के बीच में साइन किया गया था? इट वाज साइंड बिटवीन विच कंट्री? यूएसए एंड यूएसएसआर। वेरी गुड। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में साइन किया गया था, ब्रेजनेव और रिचर्ड निक्सन के बीच में। ठीक है, ओके फाइन। इसी में आता है एक स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, सॉल्ट 2। ये कब साइन होता है? सॉल्ट 2 was signed in which year? 1979। वेरी गुड, 1979। 1979 में ये साइन किसके किसके बीच में होता है? ब्रेजनेव और निक्सन के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, ये साइन होता है ब्रेजनेव और निक्सन के बीच में। ये साइन होता है ब्रेजनेव और जिमी कार्टर के बीच में। याद रहेगा, मतलब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ही साइन होता है। लेकिन यहाँ पे निक्सन होते हैं और आपके ब्रेजनेव होते हैं, जबकि आप ब्रेजनेव के साथ साथ बदल जाते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो होते हैं, कौन होते हैं बताइए? सॉल्ट 2 में वेरी गुड, आंसर वुड बी जिमी कार्टर। यहाँ पे कौन होते हैं? यहाँ पे तो आपको पता है साल्ट 1 में कौन कौन थे? ब्रेजनेव थे, प्लस यहाँ पे निक्सन थे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन होते हैं? ब्रेजनेव के साथ साथ जिमी कार्टर होते हैं। यही मैं पूछ रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट वन ट्रीटी कब साइन होता है? इन विच ईयर स्टार्ट वन ट्रीटी वाज साइन? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, रिडक्शन ट्रीटी, माफ कीजिएगा, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। वेरी गुड।
मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ श्रद्धा। देखिए स्टार्ट वन ट्रीटी जो साइन होता है, ये साइन होता है आपका 1991 में। पहले इसको कर लीजिए, स्टार्ट वन ट्रीटी वाज साइंड इन 1991। मैं इसको ठीक से बता देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं नया स्लाइड लेके आराम से कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? ताकि देरी ना बने। मुझे लग रहा है मैं किसी को बता रहा हूँ, खाना है तो आ जाइए। चलिए पहला, एक मिनट सर, साल वन, ठीक है? ये साइन होता है 1972 में। और ये किसके किसके बीच में साइन होता है? एक तरफ ब्रेजनेव होते हैं प्लस रिचर्ड निक्सन होते हैं, ठीक है? फिर आता है आपका सॉल्ट 2, ये साइन होता है 1979 में बिटवीन ब्रेजनेव प्लस जिमी कार्टर, क्लियर? इसके बाद स्टार्ट वन, Strategic Arms Reduction Treaty. This was signed in the year 1991 between जॉर्ज बुश सीनियर, याद रखिएगा, जॉर्ज बुश सीनियर, और किसके बीच में साइन होता है? गोर्बाचेव के बीच में, याद रहेगा, जॉर्ज बुश सीनियर एंड गोर्बाचेव, याद रहेगा, याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग बताइए कब साइन होता है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2? इन विच ईयर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी 2 वाज साइंड? 1993, ठीक है? 1993। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पहले इसको लिख लीजिए, इसके इसके बीच साइन होता है, तो यहाँ पे भी आपके जॉर्ज बुश सीनियर होते हैं प्लस यहाँ पे बोरिस येल्टसिन होते हैं, ठीक है? एक मिनट, आप लोग अगर कोई बार पढ़े, हमने पढ़ाया है, तो आपको पता है बोरिस येल्टसिन जो है वो नए वहां के लीडर बनते हैं, ठीक है? अच्छा एक बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन सा ट्रीटी आफ्टर एंड ऑफ यूएसएसआर होता है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर होता है, तो क्या आंसर होगा? विच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर? Which treaty was signed after the end of Cold War? इनमें से अगर ऑप्शन दिया जाए तो क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका आंसर स्टार्ट 2 हो जाएगा। तो यहां तक सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? कोई बोर तो नहीं हो रहे हैं? सर मन नहीं लग रहा है, क्या बताएं, सुबह से खोया खोया लग रहा है, ऐसा तो नहीं है? चलिए आगे बोले। चलिए, तो विथ ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब होता है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, हाँ बिल्कुल, काफी येल्टसिन है, येल्टसिन, बोरिस येल्टसिन। आई आई एम आस्किंग अबाउट बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब होता है? BWC, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। वेरी गुड, 1972, ठीक है? 1972। केमिकल वेपन कन्वेंशन CWC कब होता है? केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992 ना? आप लोग ठीक बता रहे हैं, एक मिनट में एक बार चेक कर लीजिए, 1992 याद थी, ओके 2 याद आ रहा है। केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये ड्राफ्ट, एक मैं कंफर्म कर दूं, ये देखिए, ये ड्राफ्ट होता है 1992 में, ये साइन होता है 1993 में, ठीक है? और ये इफेक्टिव होता है 1997 में। आसान है,
केमिकल वेपन कन्वेंशन 1992 में 1992 में ड्राफ्ट होता है, 1993 में साइन होता है और 1997 में लागू होता है। वेरी गुड सुगंधी, उपासना, एवरीवन, गुड। सो ये याद रहेगा आप लोगों को, विल रिमेंबर इट। चलिए अब बताइए सीटीबीटी कब होता है, इन दिस ईयर सीटीबीटी वाज साइन। काफी आसान और काफी इंटरेस्टिंग, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। सब कुछ बंद करो, P5 कंट्रीज जो है वो भी साइन नहीं करेंगे, मतलब वो भी ये नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे 1995। लेकिन इसमें कौन कौन से कंट्री ने साइन नहीं किया? मैं तो साइन नहीं करूंगा। किसने कहा? इंडिया, पाकिस्तान। याद रहेगा, इंडिया पाकिस्तान इसके साइन नहीं करते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जबकि कुछ ऐसे भी कंट्री हैं, कुछ ऐसे भी कंट्री हैं, ध्यान रखिए इस बात को, जो साइन कर देते हैं, साइन कर देते हैं लेकिन रेक्टिफाई नहीं करते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, तो आपको याद होगा पहले साइन करना होता है, उसके बाद रेक्टिफाई करना होता है अपने पार्लियामेंट से। तो कुछ ऐसे कंट्री हैं जो पहले साइन कर चुके लेकिन रेक्टिफाई नहीं किए। वो कौन कौन से कंट्री, कौन बताएंगे? यूएसए, वेरी गुड, चाइना और इजराइल और नॉर्थ कोरिया और इजिप्ट और ईरान। याद रहेगा, these are those country who signed it but never rectified it. Clear? क्लियर? चलिए गुड, आगे बढ़ जाए। मुझे लग रहा है ज्यादा हो गया, मतलब ज्यादा ट्रिटी हो गया, अब आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Which among the following is not a central belief of realism? क्या होगा? काफी आसान क्वेश्चन। दिस इज सो इजी क्वेश्चन। सुनो, अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हेलो सुषमा, प्लीज नॉट विजिबल। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, बाकी मुझे भी विजिबल है, बाकी सभी को विजिबल होगा। क्लियर है? एक बार रिज्वाइन कर लीजिए शिवानी। ओके, लोचना प्लीज टर्न ऑफ। चलिए बंद नहीं करेंगे। ओके, क्लियर है मेरी आवाज? ओके फाइन। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि सर सेंट्रल बिलीफ ऑफ रियलिज्म की अगर बात की जाए तो आपको पता है रियलिस्ट वो थिंकर होते हैं, रियलिस्ट वो विचारधारा रखने वाले लोग होते हैं जो मान कर चलते हैं जो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है वो अनार्किक है, अराजकता है। और यहाँ पे जो लीडिंग एक्टर है वो स्टेट है, राज्य है। और वो सारे राज्य आपस में क्या कर रहे होते हैं? दे ऑल आर फाइटिंग बिटवीन ईच अदर फॉर स्ट्रगल फॉर पावर। दे ऑल आर स्ट्रगलिंग बिटवीन देम फॉर अचीविंग मैक्सिमम एंड मैक्सिमम पावर। और ये पावर किस लिए होता है? टू फुलफिल देयर नेशनल इंटरेस्ट। वो सभी नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये करते हैं। और इस तरह से जो वॉर है, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वी कांट स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये कहते हैं कि हम कॉन्फ्लिक्ट नहीं रोक सकते, ठीक है? और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि रियलिज्म के पिता, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म? गुड इवनिंग सपना। फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, देन द आंसर वुड बी, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस क्वेश्चन। हाँ, वॉर इज इनएविटेबल, मतलब वही है, वॉर जो है वो लाजमी है, होती रहेगा, है ना? बिल्कुल। तो
मॉर्गनथाउ साहब ने किताब लिखा इन विच ईयर 1948 में, जिस किताब का नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। इज इट पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। एंड इस किताब में उन्होंने क्या किया कि समझाने की कोशिश की कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो एनार्किक है, यहाँ पे वॉर इनविटेबल है, मतलब वॉर जो है वो लाजमी है, वो होते रहेगा। और इस तरह से जो कंट्री का जो पूरा विश्व है, विश्व में जो सबसे लीडिंग एक्टर है वो स्टेट है। हर राज्य चाहता है कि उसकी नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो और उसकी सिक्योरिटी जो है वो फुलफिल हो। ये कुछ उसी तरीके से है जिस तरह से हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर था। जिस तरह से हॉब्स कहते थे कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, माइट इज राइट था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एवरी वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल था। सब लोग आपस में लड़ रहे थे और अपनी सिक्योरिटी को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे थे। यही बात यहाँ पे समझाने, हालांकि ये सारी चीजें आप लोग पढ़े हैं तो इसमें बहुत ज्यादा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ रिगार्डिंग मॉर्गनथाउ प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। रेडी? तैयार है? Who is known as father of structural realism? Father of structural realism. Kenneth Walsh. Very good. Very good. Kenneth Walsh. Question number two. Question number two. According to whom, किसने यहाँ कहा कि मॉर्गनथाउ put full stop on the scientific thinking? मतलब एक तरह से देखा जाए तो मॉर्गनथाउ की थ्योरी ऑफ रियलिज्म जो है वो आपकी साइंटिफिक विचार पे एक फुल स्टॉप लगाती है। वेरी गुड। द आंसर बी बेनो वॉशरमैन। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं बेनो वॉशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकी थ्योरी को पावर मोनिज्म किसने कहा है? पावर मोनिज्म स्टैनले हॉफमैन। ठीक है, स्टैनले हॉफमैन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके फाइन। किसने यह कहा कि मॉर्गनथाउ की जो फिलॉसफी है मॉर्गनथाउइज्म एंड रियलिज्म आर साइनोनिमस, मतलब मॉर्गनथाउवाद और जो यथार्थवाद है वो दोनों एक दूसरे के समानार्थी है, एक दूसरे के साथ साथ चलता है। वेरी गुड उपासना, उपासना ने सही लिखा है ए आर एल्गोरबी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए आर एल्गोरबी ने यह बात कहा है, याद रखिएगा। ही स्टेटेड दैट कि जो यथार्थवाद है, ध्यान दीजिएगा साधना, जो आपका रियलिज्म है और मॉर्गनथाउइज्म है, मतलब मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, सारा प्रॉब्लम लिख देता हूं। रियलिज्म एंड आर तीनों क्लियर, एक दूसरे का क्या है, समानार्थी है। क्लियर भाग्यश्री, सोनाली? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर? कौन वो है जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म में एक्सप्लेन किया है? वेरी गुड, मॉर्गनथाउ। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो प्रिंसिपल्स इनके हैं 6 प्रिंसिपल्स, उसमें आप सभी कंफर्टेबल हैं तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। You all are comfortable with all the 6 principles? चलिए फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका आंसर?
ओके फाइन। भाग्यश्री, शेषाल, कादम्बरी, सुलोचना, सपना, सुकांति, दीक्षा, रंजिता, सबको याद है। श्रीधर, शिवा, उपासना, शुभ्रांशु, सब पढ़ा आप लोगों ने इसे, सबको याद है। गुड। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ठीक है बिल्कुल कार्तिक, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। Who wrote 20-year crisis? फटाफट। ट्वेंटी ईयर क्राइसिस किसने लिखा? Who wrote 20-year crisis? 1939. E.H. Carr. Very good. E.H. Carr. And E.H. Carr is which type of thinker, right? Like he is idealist thinker or realist thinker? ये आइडियलिस्ट में आते हैं या रियलिस्ट में आते हैं? वेरी गुड। द आंसर वुड बी रियलिस्ट थिंकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी, ये किसकी बुक है? हु रोट द बुक मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी? मोरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी। चलिए वेरी गुड। द आंसर वुड बी रेनॉल्ड नेवर। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स? ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। Mersheimer, and Mersheimer is associated with न्यू रियलिज्म, यू नो, ये नव यथार्थवाद के साथ एसोसिएटेड है। और साथ ही में इनकी ये बुक कब पब्लिश हुई थी बताइए? इन विच ईयर दिस पर्टिकुलर बुक ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स वाज पब्लिश? यस बिल्कुल भाग्यश्री एंड साधना, ऑफेंसिव रियलिज्म के साथ ही एसोसिएटेड है, आक्रामक यथार्थवाद से एसोसिएटेड है। ये किताब 2001 में एसोसिएट पब्लिश था। और साथ ही में आपको देखने को मिलता है जो इनके साथ होते हैं आपके केथ वॉल्श, वो अपनी किताब थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखते हैं, जो कब पब्लिश होता है कौन बताएंगे? 1979। अरे चलिए ओके, हु रोट द बुक फ्रॉम वेल्थ टू पावर? वेल्थ टू पावर, फरीद जाकारिया। फरीद जाकारिया। और ये कैसे थिंकर माने जाते हैं? नियो क्लासिकल रियलिस्ट। नियो क्लासिकल रियलिस्ट माने जाते हैं, याद रहेगा। नियो क्लासिकल रियलिस्ट इनको समझा जाता है, माना जाता है। क्लियर? ओके फाइन। Who described war as great illusion? किसने युद्ध को ग्रेट इल्यूजन कहा था? वेरी गुड, आप लोगों ने आंसर ही लिख दिया सर, ऑप्शन नहीं आंसर भी सुन लीजिए। वेरी गुड। हालांकि अब तुम लोगों ने बार बार किया है तो दिस इज क्वाइट इजी नाउ। वॉर में किसी की जीत नहीं होती, यू नो, किसी का एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं होता, लॉस सबका होता है। तो ये जो है ये नॉर्मल एंजल की किताब है। वेरी गुड, द आंसर वुड बी ऑप्शन में। अच्छा, एक आइडिया है सम गेम, जीरो सम गेम। एक है आइडिया ऑफ नॉन जीरो सम गेम, ठीक है। मैं एक कंडीशन दे रहा हूं, कंडीशन ये है कि ए का और बी, ए और बी के बीच में वॉर होता है, ठीक है। ए का लॉस जो है वो 50 रुपए का है, लेते सपोज दैट 50 करोड़ मान लेते हैं, अब रुपए में क्यों बोल रहे हैं, चलिए 50 नहीं 500 यूएसडी बोल देते हैं, चलिए ठीक रहेगा, थोड़ा ऑफिशियल रहेगा। 500 यूएसडी, जबकि दूसरा का जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो डी का प्रॉफिट है वो 400 यूएसडी है।
ठीक है, तो इसे किस में रखेंगे आप, जीरो सम गेम या नॉन जीरो सम गेम, ए या बी, ए या बी? ए या बी बताइए। जब एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट के बराबर ना हो, इससे क्या कहा जाएगा? वेरी गुड। देखिए कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब एक का प्रॉफिट मान लेते हैं 500 यूएसडी है, दूसरे का लॉस मान लेते हैं 500 यूएसडी है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना होगा, जीरो। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उपासना का लॉस 5 रुपया होगा और सोनाली का प्रॉफिट 5 रुपया हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। इज इट? तो इसे कहा जाता है जीरो सम गेम। जब एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर हो जाए तो होता है आपका जीरो सम गेम। जब एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर ना हो, इसे कहा जाता है नॉन जीरो सम गेम। याद रहेगा? चलिए फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ वर्ल्ड सोसाइटी? वर्ल्ड सोसाइटी का आइडिया किसने दिया? वर्ल्ड सोसाइटी, भूटान। कर दीजिए, क्या करना है सर, रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं शिवानी, बिल्कुल इसको कर लेते हैं इसके बाद। वेरी गुड, जॉन बर्टन। जॉन बर्टन, एंड यू नो ही इज फाउंडर ऑफ इंग्लिश स्कूल। इन्हें माना जाता है इंग्लिश स्कूल के फाउंडर। और ये इंग्लिश स्कूल क्यों खास है? क्योंकि ये रियलिज्म मतलब लिबरलिज्म और रियलिज्म इन दोनों के मिडवे को अपनाता है। इट अडॉप्ट्स मिडवे बिटवीन रियलिज्म एंड आइडियलिज्म और लिबरलिज्म। इज इट? याद रहेगा? क्योंकि यहाँ पे पावर के साथ साथ वैल्यू की भी बात की जाती है। इट ऑल्सो फोकस ऑन वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक एनार्कियल सोसाइटी? एनार्कियल सोसाइटी, वेरी गुड, द आंसर वुड बी हेडली बुल। ठीक है, चलिए अब शिवानी के क्वेश्चन पे आते हैं। शिवानी के कैसे था, मान लेते हैं शिवानी ने क्या किया, 10 रुपए कमाए, ठीक है, और सुकांति का क्या हुआ, 10 रुपए लॉस हो गया। ठीक है, शिवानी ने 10 रुपए प्रॉफिट किया और सुकांति का 10 रुपए लॉस हो गया। आप इन दोनों को जब सम करेंगे तो कितना होगा, 10 प्लस माइनस 10, इसको करेंगे तो जीरो होगा। मतलब जब एक का प्रॉफिट दूसरे के बराबर हो जाए, दो कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, एक कंट्री ने जितना लॉस किया दूसरे वाले कंट्री का उतना प्रॉफिट हो जाए, और उन दोनों को जोड़ दे तो मतलब दोनों अगर बराबर बराबर हो जाए तो आप उससे सम करेंगे तो जीरो होगा। इसी को कहा जाता है जीरो सम गेम। और जब एक का लॉस दूसरे के बराबर ना हो, इसे कहा जाता है नॉन जीरो सम गेम। क्लियर? सिंपल है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who stated that international system is sum of realism, rationalism and revolutionism? किसने यह कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जो है वो 3 तरह के ट्रेडिशन का सम है, यथार्थवाद, तर्कवाद और क्रांतिवाद। थ्री आर, बिल्कुल, रियलिज्म, रैशनलिज्म और रेवोल्यूशनलिज्म। द आंसर वुड बी मार्टिन राइट। वेरी गुड, मार्टिन राइट। क्लियर? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन? सिस्टम अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन, वेरी गुड। द आंसर वुड बी मार्टिन, मॉर्टन का प्लान, माफ कीजिएगा, मार्टिन नहीं, मॉर्टन है। मॉर्टन का प्लान। इन्होंने टोटल कितने तरह के सिस्टम की बात की है? ही डिस्कस अबाउट टोटल 6 टाइप ऑफ सिस्टम। टोटल 6 टाइप ऑफ सिस्टम। सबसे पहला क्या था, बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम। दूसरा क्या था, लूज बाइपोलर सिस्टम। तीसरा क्या था, टाइट बाइपोलर सिस्टम। चौथा क्या था, यूनिवर्सल सिस्टम।
पांचवा क्या था? पांचवा यूनिट वीटो, यूनिट वीटो था पांचवा? नहीं, यूनिट वीटो नहीं था, वो 6 में था। हाँ वेरी गुड, हायरार्किकल सिस्टम। देखिए इसका मतलब समझा रहे हैं अभी। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, यूनिट वीटो लास्ट में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चीज को ध्यान रखिए, इन्होंने कहा देखो भैया विश्व की जो व्यवस्था है वो कैसे बनी है। सबसे पहले आप देखते हैं बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम, मतलब विश्व में इतिहास में आप देखेंगे तो यूरोप में क्या था, बैलेंस ऑफ पावर था। जब बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ा तब क्या हुआ, तब हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तब हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इज इट? ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद लूज बाइपोलर, मतलब खासतौर पर उन्होंने कहा कि जो वॉर बिटवीन द वॉर का टाइम था वो लूज बाइपोलर था। वॉर के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर आ गया। कोल्ड वॉर में एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसए साथ, ये क्या हो गया आपका टाइट बाइपोलर सिस्टम हो गया। ठीक है, ध्यान ध्यान से सुनिए, क्लियर हो जाएगा। यूनिट, इसके बाद यूनिवर्सल सिस्टम मतलब क्या है, यूएनओ का राइज हुआ। यूएनओ का राइज होने के बाद क्या हुआ, पूरे विश्व जो है एक छत के नीचे आ गई, यूनिवर्सल वो एक बॉडी बन गया। अब वो बताते हैं इसके बाद क्या होगा, विश्व में एक हायरार्की क्रिएट होगा। जैसे सुपर पावर अभी यूएसए है, चाइना, रसिया, एक हायरार्की ऐसे क्रिएट होगा। और विश्व में क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा, और ये हायरार्की कैसे है, एक तरह से देखा जाए तो पावर, और पावर कैसे आ रहा है, आर्मामेंट। आर्मामेंट कैसे हो रहा है आपका, न्यूक्लियर वेपन से। ठीक है, तो ये बताते हैं कि एक वक्त आएगा जब विश्व के सारे कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाएगा। Each and every country will possess nuclear weapon। इसका मतलब क्या है, कोई भी कंट्री अपने देश में मतलब कोई भी लीडर जो है अपने देश में बैठे बैठे अपने टेबल से बटन दबा सकते हैं। सबके पास नॉर्थ कोरिया जैसा पावर हो जाए। सुना था आप लोगों ने कुछ समय पहले, 4 5 20 साल 10 साल पहले हुआ था ये, यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में हमारे टेबल पे बटन है, न्यूक्लियर बटन। मैंने सिर्फ इसका एग्जाम्पल दिया है, थ्योरी में सेम बातें नहीं है। ठीक है, मतलब वही बात है कि सबके हाथ में ये होगा। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन। क्लियर सभी को? सर इससे सबकी क्रोनोलॉजी भूल गए? आप तो याद होगा ना, अब तो क्रोनोलॉजी याद हो गया ना, बैलेंस ऑफ पावर, लूज पावर, लूज बाइपोलर, टाइप बाइपोलर, यूनिवर्सल सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम एंड यूनिट वीटो सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन ज्यादा सही नहीं है, ऐसे करते हैं। इनमें से कौन सी किताब रॉबर्ट कोहेन की नहीं है? चलिए सभी आंसर दे रहे हैं एक साथ, ऑप्शन नंबर डी, डी वाला लाइन की है। चलिए अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। तो आफ्टर हेजेमनी, पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, ट्रांसनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये सारे के सारे बुक्स इनकी है, रॉबर्ट कोहेन की है। एंड रॉबर्ट कोहेन जो है ये किस आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड, कौन बताएंगे? ही इज एसोसिएटेड विथ विच पार्टिकुलर आइडियोलॉजी? He is associated with structural realism, realistic principle। वाह, रियलिस्ट, तालियां तो नहीं बजनी चाहिए इस पर। कौन सी फिलोसफी बताइए, रियलिस्ट है ये? तो ब्रेकिंग न्यूज है, इन्होंने आइडिया दिया है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, हम सारे कंट्री एक साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये रियलिज्म जो लिबरलिज्म की फिलॉसफी है,
तो आगे बढ़ाते हैं और न्यू लिबरल कहे जाते हैं, ठीक है, से एसोसिएटेड है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को इंपॉर्टेंस देते हैं, लिबरल, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो है ऑफ इल्यूजन, ये आप लोगों ने सही बताया, किसकी बुक है, क्रिस्टोफर है, जो 2006 में पब्लिश, ठीक है। तो किसमें आएंगे ये सर, ये नियो लिबरल, नव उदारवाद, क्लियर है, नव उदारवाद में आएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको हम लोग कर लेते हैं। रेनॉल्ड नेवल के दो इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोगों को हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, मोरल मैन इन मोरल सोसाइटी, द नेचर ऑफ डेस्टिनी ऑफ मैन, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब निकोलस स्पाइकमैन जो है, इन्होंने एक आइडिया दिया है कैंटोनमेंट का, ठीक है, कॉन्टेनमेंट का, इस चीज को ध्यान रखिए। आप लोगों को सुना है ना, कंटेनमेंट मतलब ये चीजें हैं जहां पे यू कैन से यूएसएसआर की जो प्रसार की नीति थी, मतलब यूएसएसआर जो अलग अलग कंट्री को मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता था, भैया आप भी कम्युनिज्म अडॉप्ट कर लीजिए, आप भी हमारे रिपब्लिक में शामिल हो जाइए, ऐसा ऐसी चीजें, ठीक है। तो इसे रोकने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था। जियो स्टडीज जो टर्म है वो सुमैन की है, याद रखिएगा। चलिए अब कुछ यहाँ पे हम लोग इकोलॉजिज्म से क्वेश्चन करते हैं। इकोलॉजिज्म कल छूट गया था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू हैव डिस्कशन अबाउट इकोलॉजिज्म, तैयार है, बीच में छोड़ के जाएंगे तो नहीं, सर आप अपना काम कीजिए, हम चले अपना काम करने, ऐसा भी होता है फिर, सर आप पढ़ा लो हम चले। चलिए फाइन। द साइलेंट स्प्रिंग वॉज रिटन बाय whom, ये तो सबको याद होगा, द साइलेंट स्प्रिंग, रिचर्ड कार्सन, 1962, द साइलेंट स्प्रिंग 1962, वेरी गुड, ओके। हु मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन डीप इकोलॉजी एंड शैलो इकोलॉजी, deep ecology and shallow ecology, Arnenas, okay. Who gave the concept of Gaia hypothesis, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि आप सभी को पता है, मुझे सबको याद है। Gaia hypothesis, James Lovelock, is it, okay fine. Who wrote the book The Ages of Gaia, द एजेस ऑफ गाया, इन्हीं की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु रोट द बुक एनिमल लिबरेशन, एनिमल लिबरेशन, पीटर सिंगर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू बी ए सर्वाइवर, ये किसकी बुक है, हाउ टू बी ए सर्वाइवर, हाउ टू बी ए सर्वाइवर, एनीवन, रुडोल्फ बहरो, नो, ये है एलरिच और हैरीमैन की, ठीक है। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा, EHRLICH, एलरिच एंड हैरीमैन, याद कर लीजिए, शायद आ जाए, अभी नहीं तो बाद में पूछा जाएगा फिर आपके किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये तो सबको याद होगा सर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमाकर, सबको याद है। रेड टू ग्रीन, रेड फ्रॉम रेड टू ग्रीन, लाल से हरा, अभी आप लोग बता रहे थे एक नाम, उस नाम को मैंने बोला था कि ये नहीं होगा, एक नाम आया था, बस एक लोग ने वो नाम बोला था, बिल्कुल, रुडोल्फ बहरो, याद रहेगा।
रुडोल्फ बहरो, फ्रॉम रेड टू ग्रीन, ये पीएच नहीं होगा, एफ होगा, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम। इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम, वेरी गुड, मैंने बुकचिन, मर्रे बुकचिन। क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द बुक रेडिकल इकोलॉजी? ये एक और बुक है, नहीं सेम मतलब बुकचिन की नहीं है, नो, एक और बुक है, डेथ ऑफ नेचर। ये दोनों एक ही राइटर की है, जो है कैरोल मर्चेंट, वेरी गुड, कैरोल मर्चेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट है द पॉलिटिक्स ऑफ नेचर, द पॉलिटिक्स ऑफ नेचर। एनीवन? देखते हैं कौन इसका आंसर बताते हैं। नहीं पता, राइट नो, सिंपल, मैरी डले, उनका गायनिकोलॉजी है, न्यू है। चलिए कुछ तो नया हो जाए। डॉब्सन, डॉब्सन हमने पढ़ाया है, डॉब्सन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब इनमें से याद रखिए, इनमें से अब आप याद रखिए कि जो रुडोल्फ बहरो है, ठीक है, रुडोल्फ बहरो जो है ये इको सोशलिस्ट है, इको सोशलिस्ट, याद रहेगा। पारिस्थितिकी समाजवादी थिंकर है। इसमें से जो मरे बुकचिन है ये इको एनार्किस्ट है, इको एनार्किस्ट, पारिस्थितिकी अराजकतावादी थिंकर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद कैरोल मर्चेंट साहब नीचे में, कैरोल मर्चेंट जो है ये इको फेमिनिस्ट है, जिस तरह से वंदना शिवा भी है, इको फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म से एसोसिएटेड है, याद रहेगा, ये इको फेमिनिस्ट है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉमन्स, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ट्रीटी ऑफ कॉमन्स, who gave the concept of treaty of commons? Very good, गैरेट हार्डिन, ठीक है। और गैरेट हार्डिन को कहा जाता है रेडिकल इकोलॉजिस्ट थिंकर, रेडिकल इकोलॉजिस्ट, याद रहेगा, रेडिकल इकोलॉजिस्ट, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़े आप। नाउ कैन वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मतलब इको फेमिनिज्म जो है इसमें वंदना शिवा भी है, ये तो पूछा तो नहीं जाएगा, चांस बहुत कम है, बट पता नहीं किया जाए तो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, हु कॉइन्ड द टर्म हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी? ये जो शब्द है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, ये शब्द को किसने दिया था? क्या होगा आंसर, सोचिए। सर गिल्पिन होगा, किसका गिल्पिन होगा? किसका किसका कार्तिक? किसका किसका किसका? इस बात को ध्यान रखिए, प्लीज लिसन केयरफुली।
ये शब्द यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं, क्वाइन किसने किया है? हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो शब्द क्वाइन किया गया है, ये रॉबर्ट कोहेन के द्वारा क्वाइन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो शब्द है वो क्वाइन किया गया। अब बात आता है कि इसको फेमस किसने किया। ठीक है, इसको फेमस किसने किया और बाद में इसके बारे में और थ्योरी किसने दिया, तो उसमें किंडलबर्ग का नाम आता है। याद रहेगा, इस शब्द को क्वाइन रॉबर्ट कोहेन ने किया है। हाँ, क्लियर? अच्छा, एक बार ये नाम देख लीजिएगा, क्या नाम है एग्जैक्टली। मुझे एक मिनट में आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा। ठीक है, वैसे इस शब्द को ध्यान रखिए, इस टर्म जो कॉइन किया गया था, ये शब्द 1980 के दशक में आर्टिकल में रॉबर्ट कोहेन ने कॉइन किया था। ठीक है, हाँ क्लियर, हाँ क्लियर। मैं देखिए, बस इतना है, ये जो शब्द है, मतलब ये जो फ्रेज है हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, 1980 ईस्वी में एक आर्टिकल लिखा गया था, और इसी आर्टिकल के बाद, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसी आर्टिकल के बाद 1984 में एक बुक लिखा गया, आफ्टर हेजेमनी। याद रहेगा, आफ्टर हेजेमनी जो किताब लिखी गई, वो इसी आर्टिकल के बाद 1984 में लिखा गया था, रॉबर्ट कोहेन के द्वारा। ठीक है, हाँ, अब क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए इसे, रीड इट केयरफुली। क्या होगा आंसर? डी, सी, ए, बी, व्हाट यूज आंसर? सी, डी, सब सही है सब। अर्पिता लिख रहे हैं सर, दोनों को क्रिटिसाइज किया था उन्होंने। अच्छा अर्पिता, आपकी बात को क्या किया जाए, मान लिया जाए, देखते हैं। चलिए, तो मिक्स हो गया सबका, मतलब सी और डी मिला दे तो खिचड़ी बन जाएगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने कहा है डी। चलिए, अब एक चीज को ध्यान रखिए, खुद सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए, रियलिस्ट थिंकर जो है, जो यथार्थवादी है, वो तो मॉर्गनथाउ मानते ही है, भैया देखो पूरा अराजकता है, एक ग्लोबल गवर्नमेंट की कमी है। ठीक है, जो नियो लिबरल थिंकर है, वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है। और साथ ही में जो नियो रियलिस्ट थिंकर है, मतलब जो नव यथार्थवादी केनेथ वॉल्ट जो है, जिन्होंने सेल्फ हेल्प की बात की। ठीक है बात, इसलिए मैं बस बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे अभी। सेल्फ हेल्प की बात की, सेल्फ सर्वाइवल की बात की। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर कंट्री सेल्फ हेल्प ना हो तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम में कोई ऐसा देवता नहीं है जो आपको हेल्प करेगा, आपको खुद से सरवाइव करने के लिए खुद से खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा कौन कहते हैं? न्यू जो रियलिस्ट थिंकर है, स्ट्रक्चरल रियलिस्ट थिंकर है, केनेथ वॉल्ट्ज है, मर्सियामर है, वो सारे लोग कहते हैं। जबकि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है, जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है,
ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि ये जो पूरी सिस्टम है वो फ्रेम किया गया है। इंटरनेशनल सिस्टम जो है अनार्किक सिस्टम है, ये एक्चुअली में अनार्की नहीं है, इट हैज बीन फ्रेम्ड लाइक दैट बाय प्रीवियस थिंकर्स। और साथ ही में जो कंट्री पावरफुल है उनके द्वारा ऐसा फैक्टर डिजाइन किया गया है कि भैया देखो इंटरनेशनल सिस्टम सब कुछ एनार्किक है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर जो है वो इनकी आइडियाज को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ न्यू रियलिस्ट एंड न्यू लिबरल कि यस इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक। चलिए मैं इसको क्लियर से बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ। यस दे क्रिटिसाइज्ड, दिस इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सपोर्ट है, ये सपोर्ट नहीं करते, ये क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। इन इंटरनेशनल रिलेशन एनार्की इज कंसीव्ड एज सोशल सिस्टम दैट लैक्स लेजिटिमेट इंस्टीट्यूट ऑफ अथॉरिटी। यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे ड्यूरिंग द ग्रांड डिबेट, जो न्यू डिबेट है, जो सेकेंड ग्रेट डिबेट है, जो न्यू लिबरल न्यू रियलिस्ट के बीच में डिबेट होता है, there were a consensus about the nature of anarchy. Both new realists and new liberals held that the absence of world government was major reason for international anarchy. ये यहाँ तक सबको क्लियर होगा। Which created a state of nature outside nation state. यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, New realists preferred a self-help mechanism to address international anarchy. On the contrary, neo-liberals suggested interdependence for mitigating anarchy or overcoming insecurity in international system. जबकि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर है, हाँ बिल्कुल, देखिए उसको देखते हैं अभी कार्तिक, प्लीज अभी आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थिंकर है वो न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरल दोनों क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये क्या करते हैं, द नेचर ऑफ अनार्की, जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो अनार्की आपको बताया गया है वो डिटरमाइन किया गया है किसके द्वारा, आइडिएशनल फैक्टर्स, प्रैक्टिसेस एंड इंटरेक्शंस अमंग नेशन स्टेट्स, ठीक है। जिस तरह से पहले के थिंकर्स ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा एक्सप्लेन किया है। ऐसे मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। इंटरनेशनल सिस्टम इज सोशल कंस्ट्रक्ट। आप जैसा चाहोगे, आप अगर कोऑपरेट करना चाहोगे तो ये अच्छा भी है, ठीक है। समझ पाए सभी लोग। तो कुल मिलाकर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर जो है वो न्यू फिलॉसफी को क्रिटिसाइज करते हैं। और साथ ही में इनकी जो बात है वो सोशल कंस्ट्रक्शन की है कि ये जो पूरी सिस्टम है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया। देखिए एक चीज आपको बताता हूं, ये जो न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जो है, न्यूक्लियर वेपन अगर अमेरिका के पास हो तो अमेरिका सुपर पावर बन जाता है, और न्यूक्लियर वेपन अगर ईरान के पास या तो नॉर्थ कोरिया के पास हो फिर वो एक्सिस ऑफ इविल में आ जाते हैं। समझ पा रहे हैं, वो बुरी कंट्री बन जाते हैं। मतलब क्या है, द वर्ल्ड इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। वैश्विक व्यवस्था जो है वो लोगों ने मिलकर बनाया है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। चलिए तो अब यहां तक कुछ चीजों को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले ये बताइए कि हु कॉइन्ड द टर्म साइबरनेटिक्स। Who coined the term cybernetics? Very good, Norbert Wiener. Who wrote the book The Nerves of Government? The Nerves of Government, Carl Deuce. And Carl Deuce is associated with liberal philosophy या realist philosophy? बताइए, ये liberal philosophy से बिलोंग करते हैं या realist philosophy से बिलोंग करते हैं? कार्ल ये लिबरल फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं या रियलिस्ट फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं? वेरी गुड, इनको आप कह सकते हैं लिबरल फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं। प्लस
इन्होंने, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है क्या है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में कम्युनिकेशन अप्रोच का इस्तेमाल किया, संचार सिद्धांत। इज इट कम्युनिकेशन थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिसके इन्होंने कितने फैक्टर्स बताए थे? वी डिस्कस अबाउट हाउ मेनी फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स, गेन और लोड। इज इट लीड, लैग, गेन और लोड। अब देखिए, नॉर्बर्ट विनर, मतलब ये जो कार्ल ड्यूस है, उन्होंने क्या कहा है, ये स्टेटेड दैट कम्युनिकेशन इज ए सीमेंट। सीमेंट सब लोग जानते हो, सीमेंट। कम्युनिकेशन इज ए सीमेंट दैट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसा सीमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाता है। ऐसे समझ पा रहे हैं? विदाउट कम्युनिकेशन नथिंग इज पॉसिबल। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अब कुछ फिलॉसफीज जो डिपेंडेंसी फिलॉसफी है उसको डिस्कस करें क्या? कैन वी डिस्कस डिपेंडेंसी थ्योरी, या बोल सकते हैं मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल इन आईआर। बेचारे मार्क्स नाराज हो जाएंगे फिर, हमको बुला दिया, बुलाना है ना, सजना हमको बुला दिया। कार्ल मार्क्स को कैसे भूल सकते हो बताइए? चलिए, तो इसमें जो मोस्टली जो आइडियाज हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, और मार्क्सिस्ट अप्रोच में जो है, तो उसमें आप सभी तो मतलब पढ़े होंगे। सबसे पहले बताइए, आईआर में, इंटरनेशनल रिलेशन में क्रिटिकल थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं? क्रिटिकल थ्योरिस्ट जो ग्रामसी के आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर आए हैं, रॉबर्ट कॉक्स और एंड्रू लिंकलेटर। अच्छा, एक स्टेटमेंट था, जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, वो वेदर करके एक स्टेटमेंट था, याद है आप लोग को? क्या था वो? हाँ, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पस, ये रॉबर्ट कॉक्स की है। थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पस, ठीक है, याद रखिएगा। एक और स्टेटमेंट मेरे माइंड में आ रहा है, लेकिन वो क्लियर याद नहीं आ रहा है। मुझे अगर याद आता है तो मैं बताऊंगा। एक वेदर करके स्टेटमेंट हमने पढ़ाया था आपको, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ। चलिए, ओके फाइन। हु गेव द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दिया? हु गेव वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी? वेरी गुड, इमैनुअल वॉलस्टीन। हाँ, वेदर की स्टेटमेंट एक है जो मुझे याद आ रहा है, नाइक की है शायद, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, शायद ऐसा ही है कार्तिक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। आप बोल सकते हैं शायद इंटरनेशनल रिलेशन इज लाइक ए वेदर, नोबडी प्रिडिक्ट स्टेटमेंट उसमें नहीं है, मैं क्लियर करके बता दूंगा आपको, ठीक है, छोड़िए अभी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द आइडिया ऑफ मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल? मेट्रोपोलिस सैटेलाइट मॉडल का आइडिया किसने दिया था? A.G. Frank, very good. Who gave the idea of development of underdevelopment? Development of underdevelopment. A.G. Frank. डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये किसकी बुक थी? डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये कार्डोसो की था। तो फिर डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट किसकी थी? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये बुक है एजी फ्रैंक की, ठीक है। एक और बुक है आपका डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट, ये कार्डोसो की है,
ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए वुमेन एंड वॉर, ये किसकी बुक है? हु रोट द बुक वुमेन एंड वॉर? चलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको याद है, फिर बहुत अच्छी बात है, आंसर भी दिख गया। अब क्या है सर, आप चाहे पूछिए या मत पूछिए, चलिए कोई बात नहीं, गलतियां होती है, मुझसे भी होगी। ओके फाइन, तो इसका आंसर है एलिस्टीन। ठीक है, वुमेन एंड वॉर जो बुक है ये है एलिस्टीन। अब यहां से क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली है किसकी बुक है? कोई बात नहीं, जस्टिस जेंडर, वेरी गुड, एस ए मोकिन। सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है? सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट रूसो, पेटमैन, केट मिलेट। चलिए बढ़िया, और बताइए। वेरी गुड, कैरोल पेटमैन की है। ठीक है, और केट मिलेट की कौन सी बुक है? ही रोट वेरी इंपॉर्टेंट बुक, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। द सेकेंड सेक्स, ये किसकी बुक है? कल हमने पढ़ा था, yesterday we have revised the second sex। वेरी गुड, साइमन देवियवर की बुक है। गुड। इन ए डिफरेंट वॉइस किसकी बुक है? इन ए डिफरेंट वॉइस, अच्छा अच्छा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से दूसरो आ गए। वेरी गुड, कैरोल गिलिगन। वेरी गुड, ओके फाइन। चलिए अब नाम पूरा पूछ रहे थे तो नाम देख लीजिए खुद से, शायद आप यहाँ पे देख पाएंगे, JEAN, जीन। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, कहाँ गया, जीन, BETHKE, बैठ के एलिस्टीन। क्लियर? जीन बेथ के एलिस्टीन की बुक है वुमेन एंड वॉर विथ ए न्यू एपिलॉग। वही याद नहीं आ रहा था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। जीन बेथ के लिए एग्जामिन हाउ द मिथ ऑफ मेन एज जस्ट वॉरियर, कैसे दिखाया जाता है कि सिर्फ लड़के जो है वो युद्ध में जा सकते हैं, मेल जो है वो सिर्फ युद्ध में जा सकते हैं, और स्त्रियों को, महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप ब्यूटीफुल सोल हो, आप सुंदरी हो, आपका काम सजना संवरना, घर में बैठ के रहना, मेहमानों की ये करना, आगे आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह से जीन बेथकेलस्टीन जो है वो इन चीजों को क्रिटिसाइज की है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल कार्तिक आप सही बोल रहे हैं। मेन मेड वॉर बिकॉज वॉर मेड मैन, ऐसा कुछ करके स्टेटमेंट है एग्जैक्टली। ठीक है, एलिस्टीन डेमोन्स्ट्रेट हाउ दिस मिथ, ये बताते हैं कि किस तरह से ये जो मिथ है, ये जो समाज में मिथ्या है, आर अंडरमाइंड बाय द रियलिटी ऑफ फीमेल बेलिकोसिटी एंड सैक्रिफाइसल मेल लव एज वेल एज मोरल इंपेरेटिव ऑफ जस्ट वॉर। मतलब कुल मिला के क्रिटिसाइज करती है इन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं जो कम्युनिस्ट के माध्यम से आता है, मुझे भरोसा है कि इसमें से सभी आपको लोगों को याद होगा, शायद कोई एक आध ना हो तो। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, सैंड्रा विथफर्ड की है फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, कैरोलोटी हुपर की है मेनली स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हुपर की बुक, कई बार आती है एग्जाम में। जिन टिकनर की बुक, ये सब आप लोगों को याद होगा, कंफर्म हूं मैं, बनाना बेसिस याद होगा। कैरल कोहेन की बुक ये याद कर लीजिएगा, दो में कंफ्यूजन हो सकता है। जीन बेथकेलस्टीन की बुक है वुमेन एंड वॉर, वुमेन एंड वॉर, और वुमेन एंड वॉर्स जो बुक है, वॉर्स WARS, ये बुक जो है कैरोल कोहेन की है। लॉरा, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। मैं यहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन। हु रोट द बुक फेल द स्टेट? अब बताइए, फेल द स्टेट किसकी बुक है? चॉम्स्की की बुक है, क्या बात है, नॉम चॉम्स्की, वेरी गुड।
ओके, हु गिव द आइडिया ऑफ, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, क्वेश्चन है कि नहीं है मुझे याद नहीं आ रहा, चलिए कुछ पूछ लेता हूँ, पूछ लूं, चलिए, हु गिव द आइडिया ऑफ कैसीनो कैपिटलिज्म, कैसीनो कैपिटलिज्म, ये आइडिया और ये बुक, अच्छा आगे में किताब मैंने नहीं रखा है, मैंने रखा है क्वेश्चन इसका मतलब क्या है, हाँ तो दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं है, हम प्रॉफिट में है चलिए फाइन, गुड, सुसान स्ट्रेंज की ये बुक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए G4 ग्रुप इनमें से कौन इंक्लूडेड नहीं है, इनमें से कौन G4 में इंक्लूडेड नहीं है, वो कंट्री हैं जिनको कॉफी क्लब जो है वो अपोज करते हैं, और ये वो कंट्री हैं जो चाहते हैं कि भैया हमें मेंबरशिप मिलना चाहिए एज ए परमानेंट मेंबर इन UN, ठीक है, चलिए गुड, तो आंसर वुड बी पाकिस्तान सब नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, जापान, ठीक है, जापान, चलिए, अब आप लोग यहां से कुछ मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए, इनमें से वो कौन सा ग्रुप है, ठीक है, मतलब कौन कौन से कंट्री हैं जो क्वाड के मेंबर हैं, दे आर मेंबर ऑफ क्वाड, कौन कौन से कंट्री हैं जो क्वाड के मेंबर है, इंडिया है, ठीक है, और कोई है क्या, बस इंडिया, ये तो गड़बड़ है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में जापान नहीं है, लीजिए सर, ये तो गड़बड़ है, जापान के माध्यम से ही तो सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया गया था, इंडो पैसिफिक रीजन को बचाना है तो आओ एक ग्रुप बनाते हैं, समथिंग लाइक दैट, 2007, जापान नहीं है तो है, आप जापान जाओ, ये तो है ऑप्शन, मैंने तो लिखा है, अरे भैया यहाँ तो लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हाँ सिंजो आबे के माध्यम से, ठीक है, चलिए, इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो ब्रिक्स का मेंबर है, जो ब्रिक्स का मेंबर है, वेरी गुड, इंडिया एंड ब्राजील, इनमें से वो कौन सा कंट्री है जो सार्क का मेंबर है, वेरी गुड, ए और सी, मतलब इंडिया और पाकिस्तान, इनमें से वो कौन सा कंट्री जो SCO का मेंबर है, इंडिया और पाकिस्तान, राइट, 2017 में बनाया गया था, चलिए अच्छी बात है, इब्सा का नाम सुना है आप लोगों ने, हैव यू एवर लिसन द नेम ऑफ इब्सा, बताइए कौन कौन से कंट्री इब्सा के मेंबर है इनमें से, which among the following are member of IPSA, इनमें से कौन कौन सी कंट्री, वेरी गुड, साउथ अफ्रीका आ रहा है आंसर, ब्राजील आ रहा है, इंडिया आ रहा है, वेरी गुड, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, मतलब यहाँ पे इंडिया है और एक साउथ अफ्रीका है, क्लियर, इप्सा बनाया कब गया था, कौन बताएं, इप्सा कब बनाया, इप्सा, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इप्सा, इप्सा कब बना था, में बनाया गया, ठीक है, और इसका 2024 में मीटिंग कहाँ होने वाला है,
2024 के नवंबर में इसका मीटिंग होने वाला है रियो में, रियो डी जेनेरियो में, याद रहेगा, रियो डी जेनेरियो में इसका मीटिंग होने वाला है 2024 में। क्लियर? ये एक डायलॉग फॉरम है, ठीक है, याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका को एक साथ लाता है 3 मेजर इकोनॉमिक्स एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है कि एंटोनियो गुटरेस जो है, गुटरेस से पहले कौन थे सेक्रेटरी जनरल? गुटरेस से पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? चलिए, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो इनमें से बान की मून इज करेक्ट आंसर। चलिए, लेकिन ये बताइए, इनमें से अगर क्रोनोलॉजी में अरेंज करेंगे आप तो सबसे पहले कौन आएगा? हु अमंग द फॉलोइंग विल कम इन क्रोनोलॉजी फर्स्ट? ए बी सी डी। वेरी गुड। यूएन कैन ट्राई टू हैमर यू, कुर्ता पैजामा, घाली और फिर जाओ मून। वेरी गुड, याद है आप सभी को, वेरी गुड, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यूएन कैन ट्राई, यूएन क्या कर सकता है? कोशिश कर सकता है। टू हैमर, इसे यू, यूएन कैन ट्राई टू हैमर यू। आपको क्या करना है? कुर्ता पहनना है, पैजामा पहनना है और फिर घाली, अन्ना और मुंह, याद रहेगा। क्लियर? बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है, उम्मीद है आप सभी को याद होगा। यूएन कैन ट्राई टू हैमर यू, कुर्ता पैजामा, ढाली अनमोल, घानी अनमोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है हेडक्वार्टर और ऑर्गेनाइजेशन के साथ? क्या होगा आंसर? आंसर नंबर डी, जिनेवा। चलिए, गुड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा, ठीक है। अब बताइए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाया कब गया था? इन विच ईयर ILO वाज फॉर्म्ड? इट वाज फॉर्म्ड इन 1919, 1919 में बनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब बनाया गया? 1944 के जो आपका ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस था उससे बनाया गया था, लेकिन एस्टैब्लिश 45 में हुआ था, जहां तक मुझे याद आ रहा है एस्टैब्लिश 45 में हुआ है, ठीक है। यूएनएस को कब बनाया गया था? 1940, 40, जल्दी बताइए। 5, वेरी गुड। और इसी के पहले क्या था? यूनिसेफ। यूनिसेफ कब बनाया गया था? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड 1944 में, 46 में, एग्जैक्टली 46। एक मिनट, मुझे कंफ्यूजन हो गया, आई गॉट कंफ्यूज, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, बिल्कुल, वेरी गुड, 1946 ही है, ठीक है, 1946 ही है, ठीक है। क्लियर? 1946 ही है यूनिसेफ, 1946। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म किया गया था?
इन विच ईयर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज फ्रेम्ड? 1948 में। और यूनाइटेड नेशन हेल्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? किस तारीख को हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? ये हो जाएगा आपका 7 अप्रैल। याद रहेगा? 7 अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर रहा हूँ। सेकंड एग्रीमेंट पेव द वे फॉर क्रिएशन ऑफ ओपन बॉर्डर इन अफ्रीकन यूनियन। एक मिनट, अफ्रीकन यूनियन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन। क्या होगा आंसर? ए या बी या सी या डी? क्या होगा बताइए? ए बी सी या डी? पीपीटी नहीं जा रहा है क्या? अभी आ रही है स्क्रीन, आ गई होगी अब। चलिए, रिकॉर्डिंग रुक गया है। ओके, क्या होगा आंसर? ए बी सी या डी? वेरी गुड। द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो सेकंड एग्रीमेंट है ये यूरोपियन यूनियन के कंट्री के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, और ये जो साइन हुआ था ये 1985 में की कंट्रीज आपस में एक दूसरे कंट्री में जा पाए लोग विदाउट एनी वीजा, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये लागू होता है 1995 से। ठीक है, यूरोपियन यूनियन बनाया गया था किस ट्रीटी के माध्यम से? बाय विच ट्रीटी यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड? वेरी गुड, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के माध्यम से बनाया गया था। डब्ल्यूटीओ किस ट्रीटी से बना था? डब्ल्यूटीओ किस एग्रीमेंट से बना था? गैट ट्रीटी, उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस? वेरी गुड, द आंसर वुड बी मैराकॉस ट्रीटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हो गया खत्म, ज्यादा नहीं है। Who wrote ecological balance in the era of globalization? बस 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी करेंगे। आई नो अब फटीग हो रहा है, मतलब थकान थोड़ा आ रहा है। इकोलॉजिकल बैलेंस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये किसकी है राइटिंग? द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, वंदना शिवा। ठीक है, ये वंदना शिवा की राइटिंग है। यस, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैसीनो कैपिटलिज्म वाज गिवन बाय डैश। चलिए, इसका आंसर बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैसीनो कैपिटलिज्म? कैसीनो कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? कैसीनो कभी आप लोगों ने देखा है मूवी में? कैसीनो क्या होता है वहां पे? सब कुछ चंगा सी, सब कुछ अच्छा होता है वहां पे। जो खेल खिलाते हैं वही लोग जीतते हैं, वो लोग हारते नहीं है। जो खेलते हैं वो लोग हारते हैं, ये फिक्स है। क्योंकि कठपुतली का जो चाबी होता है वो खिलाने वालों के हाथों में होता है।
तो कैसीनो कैपिटलिज्म के माध्यम से उन्होंने यह बताया है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का मार्केट है, इसमें जो बड़े बड़े कंपनी जो बड़े बड़े देश होते हैं वही सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा है, इट इज अनरेगुलेटेड डायनेमिक्स ऑफ ग्लोबल कैपिटल मूवमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैसीनो कैपिटलिज्म, और इसको कई बार मैड मनी भी कहा जाता है, कई बार टर्बो कैपिटलिज्म भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। refers to the unregulated dynamics of global capital movement. The term itself was coined by the late Susan Strange, and much of her work examined the origin and consequences of the financial globalization in the world economy. ध्यान रखिएगा। एक और स्टेटमेंट है जैसे कि वैश्वीकरण के युग में राज्य पीछे हट रहा है, state is taking backward in the era of globalization. This is a statement by Susan Strange. ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज का खेल, आज का गेम, आज की क्लास आप जो भी कह लीजिए, हाँ, रिट्रीट ऑफ द स्टेट, एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? कैसा रहा क्लास? कुछ कुछ सीखने को मिला, रिवाइज हो पाया? बहुत ज्यादा तो नहीं कर पाया मैं। बहुत अच्छा, चलिए गुड। मैं आजकल ये कर रहा हूँ कि जितने लेक्चर होते हैं यहाँ पे मैं उसको यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपके जो आसपास में वो लोग जो क्लास नहीं आ पाते हैं या तो क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, वो लोग भी देख लेंगे, है ना, सबका भला हो। क्योंकि अभी के टाइम में थोड़ा सा कल एक्स्ट्रा क्लास करना है, बताइए, करना है तो मैं ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब ले बताइए? इवनिंग में ही, कल तो संडे है। ग्यारह बजे सुबह? सुबह तो नहीं हो पाएगा, इवनिंग में ही लेंगे क्लास। ठीक है, इवनिंग में ही करते हैं क्लास, इवनिंग में ही करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इवनिंग में ही। ठीक है, सब लोग घर पे रहते हैं, अब 2-3 बजे 4 बजे किसी को कहीं कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ देयर एनी क्वेश्चन डू आस्क, अदरवाइज वी विल मीट अगेन टुमारो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें, सीखते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, खुद पे विश्वास रखें और अपनी रिवीजन प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।